हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कौन कौन लोग थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, कैसे लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आई, कौन थे मॉडरेट्स और रेडिकल्स, गांधी जी ने क्या किया और फाइनली 1947 में इंडिया कैसे आज़ाद हुआ। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवेकनिंग की, यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस की। 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडियंस को रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपना फ्रीडम खो दिया है। धीरे धीरे एडुकेटेड लोग समझने लगे कि इंडिया इंडियंस का देश है और इस देश का रिसोर्सेज इंडियंस का बेनिफिट के लिए यूज होना चाहिए, ना कि ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट के लिए। इसी रियलाइजेशन के साथ ही लोगों के दिल में एक स्ट्रांग पर्पस डेवलप होने लगा कि एक दिन इनको ब्रिटिश रूल खत्म करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, पढ़े लिखे लोगों ने ब्रिटिश अथॉरिटी को सवाल करना स्टार्ट किया। लोग सोचने लगे कि हमारे देश पर बाहरी व्यक्ति क्यों रूल करे। हमारे देश के किसान इतना मेहनत करते हैं, फिर भी उन पे इतना ज़्यादा टैक्स क्यों है। हमारी इकोनॉमी डाउन क्यों जा रही है। ऐसे सवालों ने एक नया सोच का इन्वायरमेंट बना दिया, जिससे पॉलिटिकल अवेयरनेस ग्रो होने लगी। इसी अवेयरनेस के टाइम 1870s और 1880s में इंडिया के अलग अलग जगहों में कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यहीं से लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे और अपनी डिमांड्स रखते थे। वेस्टर्न इंडिया में पूना सार्वजनिक सभा बनी, बंगाल में इंडियन एसोसिएशंस, साउथ इंडिया में मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे साइड में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशंस बनी। इन सब ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस ही देश के एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले और ब्रिटिश ऑफिशियल्स का कंट्रोल कम हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे लॉज बनाए जिससे इंडियंस का फ्रीडम और प्रेस दोनों को कंट्रोल किया जा सके। 1878 में आर्म्स एक्ट पास किया गया, जिसके अंडर इंडियंस बिना स्पेशल लाइसेंस के वेपन्स या फायर आर्म्स नहीं रख सकते थे। इसका मतलब ये था कि अगर कभी दंगे फसाद हो तो इंडियंस के पास हथियार ही नहीं रहेगा। इसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास हुआ, जिससे लोकल इंडियन लैंग्वेजेस में लिखे न्यूज़पेपर्स को कंट्रोल किया गया। इसका मतलब ये था कि अगर कोई न्यूज़पेपर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखेगा तो उसको बंद करा दिया जाएगा। इसी तरह ब्रिटिशर्स ने कोशिश किया कि लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाए, लेकिन इंडियन लीडर्स को समझ आ चुका था कि अगर उन्हें कुछ बड़ा हासिल करना है तो एक ऑल इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। इसी सोच का रिजल्ट था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन। दिसंबर 1885 में बॉम्बे में कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ, जहां अलग अलग पार्ट से लगभग 72 डेलीगेट्स आए। ये लोग इंडिया के अलग अलग जगहों से आए थे। इनमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन सब रिलीजन के लोग थे, लेकिन उन सब का कॉमन पर्पस था इंडियंस के राइट के लिए एकजुट होना और ब्रिटिशर्स को बताना कि इंडिया अब जाग चुका है। कांग्रेस के अर्ली लीडर्स को हम मॉडरेट्स के नाम से जानते हैं। इनमें दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता और रमेश चंद्र दत्त जैसे नाम इम्पोर्टेंट हैं। इन लोगों का मानना था कि ब्रिटिशर्स के साथ शांतिपूर्ण तरीके से काम करके अपील और रिक्वेस्ट के जरिए सुधार लाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने डिमांड किया कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस की पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए, हाई पोस्ट पर इंडियंस को भी प्लेस मिले, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया जाए और लैंड रेवेन्यू कम किया जाए ताकि फार्मर्स का बोझ कम हो। मॉडरेट्स ने इकोनॉमिक इशू भी हाईलाइट किए। दादा भाई नारोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया से पैसा ले जा रहे हैं और इंडिया को गरीब बना रहे हैं। ये सब आइडिया न्यूज़पेपर, स्पीचेस और मीटिंग के जरिए लोगों तक पहुंचने लगे। उन्हें लगता था कि अगर हम बिना लड़े शांति से और सही ढंग से ब्रिटिशर्स को अपनी बात समझाएंगे तो वह मान जाएंगे और नियम बदल देंगे। लेकिन टाइम के साथ कांग्रेस के अंदर एक नया ग्रुप उभरने लगा, जिसे हम रेडिकल्स कहते हैं। 1890s के टाइम तक कुछ लीडर्स को समझ आने लगा कि सिर्फ अपील करने से और स्पीचेस देने से कुछ नहीं होने वाला। ये नए लीडर्स जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय मानते थे कि इंडियंस को अपनी ताकत पे भरोसा करना चाहिए।
ये लोग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स को एक कमज़ोर तरीका मानते थे। बाल गंगाधर तिलक ने एक फेमस स्लोगन दिया, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट। ये स्लोगन ने लोगों के माइंड में क्लियर कर दिया कि अब डिमांड सिर्फ बदलाव की नहीं है बल्कि आज़ादी की है। 1905 में बंगाल का बंटवारा अनाउंस हुआ, जो एक टर्निंग पॉइंट बना। लॉर्ड कुजन ने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करने का डिसीजन लिया। ऑफिशियल रीज़न था कि प्रोविंस बहुत बड़ा है, इसीलिए आसानी से रूल करना मुश्किल होता है। लेकिन इंडियंस को क्लियरली समझ आ गया कि ये एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पार्ट है, जिससे हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग अलग ग्रुप में बांटकर पॉलिटिकल यूनिटी को वीक किया जा सके। बंगाल के बंटवारे के खिलाफ पूरे देश में, खासकर बंगाल रीजन में, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसे हम स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। स्वदेशी मूवमेंट ने लोगों को सेल्फ रिलायंस सिखाया। इंडियंस ने ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। लोग बाहरी कपड़ा जलाते थे और स्वदेशी कपड़ा पहनते थे। नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश होने लगे, जहां इंडियन कल्चर और वैल्यूज़ के साथ एजुकेशन दी जाती थी। इस मूवमेंट ने नेशनलिज्म की फीलिंग को लोगों के अंदर फील कराया। यहाँ मॉडरेट्स और रेडिकल्स दोनों ने पार्टिसिपेट किए, लेकिन दोनों का तरीका अलग था। इसी पीरियड में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी फॉर्म हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था मुस्लिम कम्युनिटी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना। लीग के लीडर्स कुछ नवाब्स और बड़े बड़े जमींदार्स थे। ये लोग ब्रिटिशर्स के साथ कुछ मैटर पर सहमत भी थे, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड। इसका मतलब था कि मुस्लिम्स के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो जहां सिर्फ मुस्लिम वोट करें। 1907 आते आते तक कांग्रेस के अंदर मॉडरेट्स और रेडिकल्स के बीच डिफरेंसेस इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस स्प्लिट हो गई। रेडिकल्स बायकॉट, स्ट्राइक्स और डायरेक्ट एक्शन जैसे मेथड चाहते थे, जबकि मॉडरेट्स अभी भी अपील्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड प्रेफर कर रहे थे। दोनों ग्रुप के अलग होने के बाद कांग्रेस पर कुछ टाइम के लिए मॉडरेट्स का कंट्रोल रहा, लेकिन 1915 में हालात ऐसे बन गए कि दोनों ग्रुप्स को समझ आ गया कि एकता जरूरी है, तो फिर से जुड़ना पड़ा। और इसी टाइम एक ऐसे लीडर इंडिया वापस आए जो मूवमेंट को पूरा चेंज करने वाले थे। वो थे महात्मा गांधी। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। उन्होंने साउथ अफ्रीका में नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस के जरिए रेजिस्ट लॉ के खिलाफ स्ट्रगल किया था और काफ़ी सक्सेसफुल मूवमेंट लीड किए थे। इंडिया आने के बाद वो डायरेक्ट नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं आए। पहले उन्होंने देश को घूमा, विलेजेस, टाउन, सिटीज सबको देखे, लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को समझे। उसके बाद उन्होंने चंपारण, खेदा और अहमदाबाद जैसे प्लेस पर लोकल स्ट्रगल लीड किए, जहां पीजेंट्स और वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया। इन सब लोकल मूवमेंट से कॉमन लोगों का गांधी जी पे भरोसा बना और लोगों को लगने लगा कि ये लीडर उनके लिए सच में लड़ रहा है। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेक्ट एक्ट पास किया, जिसे लोग ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट किसी भी इंडियन को बिना ट्रायल के जेल में डाल सकती थी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और असेंबली पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। इंडियंस इस कानून से बहुत गुस्से में थे। गांधी जी ने इसके खिलाफ रोलेक्ट सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, हड़ताल ऑब्जर्व करें और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस शो करें। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल और प्रेयर्स रखी गई, लेकिन ब्रिटिशर्स का रिएक्शन बहुत वायलेंट था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग एक शांतिपूर्ण सभा के लिए एकजुट हुए। जनरल डायर ने बिना वार्निंग के सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि भीड़ पे गोलियां चला दो। नैरो गेट था, इसलिए लोग भाग नहीं पाए और सैकड़ों लोग मारे गए। बहुत सारे लोग घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश को शॉक कर दिया। लोगों का भरोसा ब्रिटिश सरकार पर से पूरा खत्म हो चुका था। इसी टाइम के अराउंड एक और इशू इंडियन मुस्लिम्स के लिए इम्पोर्टेंट बन गया, तुर्की के खलीफा के साथ ब्रिटिश का बिहेवियर। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तुर्की पर हार्श ट्रीटी इम्पोज की गई, जिससे इंडियन मुस्लिम हर्ट फील कर रहे थे। मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे लीडर्स ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया और गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि वो इस कॉज को इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ लिंक करें। गांधी जी ने देखा कि अगर हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ स्ट्रगल करें तो मूवमेंट बहुत पावरफुल बन सकता है। इसलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का आइडिया रखा। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ।
गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वो ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन से नॉन कोऑपरेट करें, गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़ दें, फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट करें, गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर दें और लॉ कोर्ट का यूज़ करना कम कर दें। 1921-22 के पीरियड में नॉन कोऑपरेशन एक मास मूवमेंट बन चुका था। हर क्लास का इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। हर जगह मीटिंग्स, रैलीज और बाहरी कपड़े को जलाया जा रहा था। लेकिन 1922 में चौरी चौरा नाम के एक विलेज में एक वायलेंस इंसिडेंट हो गया। यहाँ एक भीड़ ने गुस्से में आकर पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए। ये न्यूज़ सुनकर गांधी जी बहुत डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि उनका मूवमेंट पूरा नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। उन्हें लगा कि लोग वायलेंस की तरफ जाएंगे तो मोरल ग्राउंड लूज हो जाएगा, इसलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तुरंत रोक दिया। उनके इस डिसीजन से बहुत सारे फॉलोअर्स निराश हुए, लेकिन गांधी जी अपने प्रिंसिपल्स पर खड़े रहे। नॉन कॉपरेशन के बाद कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी को रीथिंक किया। नेताओं ने लोकल लेवल्स पर कंस्ट्रक्टिव काम करना स्टार्ट किया, जैसे खादी प्रमोट करना, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट काम करना, गांव को आगे बढ़ाना और पंचायत को मजबूत करना। लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर डिमांड अब एक नई डायरेक्शन ले रही थी। 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी के अंदर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब गोल सिर्फ डोमिनियन स्टेटस नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का होगा। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया गया, जिससे लोगों को क्लियर मैसेज मिला कि अब इंडियंस कम पर सेटिस्फाई नहीं होंगे। अब गांधी जी को एक ऐसा सिंबॉलिक इशू चाहिए था जिससे आम लोग आसानी से जुड़ सके। उन्होंने चुना सॉल्ट लॉ को। ब्रिटिश सरकार ने सॉल्ट पर टैक्स लगाया था और इंडियंस को अपना सॉल्ट बनाने की परमिशन नहीं थी, जबकि सॉल्ट एक बेसिक नेसेसिटी है। 1930 में गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट किया। साबरमती आश्रम से डांडी तक का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। रास्ते में हजारों लोग उनके साथ जुड़ते गए। डांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के किनारे से नमक उठाकर लॉ तोड़ दिया। ये सिंपल एक्शन था, लेकिन बहुत पावरफुल था, क्योंकि इसने दिखाया कि अगर लॉ अनफेयर है तो आम लोग भी कॉलोनियल रूल को चैलेंज कर सकते हैं। इस मार्च के बाद पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस स्प्रेड हो गया। लोग सॉल्ट और दूसरे अनफेयर लॉ को ओपनली तोड़ने लगे। साथ ही ब्रिटिशर्स के साइड से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का ड्रामा चल रहा था। 1927 में साइमन कमीशन इंडिया आया, जिसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। साइमन गो बैक के स्लोगन्स पूरे देश में गूंजने लगे, क्योंकि इंडियंस को ये सही नहीं लगा कि उनके फ्यूचर का डिसीजन एक ऐसा कमेटी करे जिसमें उनका रिप्रेजेंटेशन ही ना हो। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ, जिसमें राज्य को थोड़ा फ्रीडम मिली, और 1937 में इलेक्शंस भी हुए। लेकिन फिर भी ये एक्ट इंडियंस के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि रियल पावर अब भी ब्रिटिशर्स के पास थी। 1940s में सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, उनके रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे थे और उन्हें इंडिया का सपोर्ट चाहिए था। कांग्रेस के लीडर्स ने कहा कि अगर ब्रिटिशर्स सच में इंडिया को आज़ाद करने का वादा करें तो हम वॉर में सपोर्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्लियर कमिटमेंट देने से मना कर दिया। इस रिजेक्शन ने इंडियंस को और ज़्यादा गुस्सा कर दिया। इसका मतलब था कि अब इंडियंस या तो फ्रीडम हासिल करेंगे या फिर पूरी जी जान से प्रयास करते रहेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद पूरे देश में हड़ताल, आंदोलन, तोड़फोड़ सब कुछ देखने को मिला। इन सब के कारण लीडर्स जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके कारण आंदोलन लोगों के हाथों में चला गया। युवाओं और आम लोगों ने ब्रिटिश सिस्टम को डिस्टर्ब करने का पूरा कोशिश किया। इसी पीरियड के दौरान मुस्लिम लीग का सेपरेट नेशन का डिमांड बहुत स्ट्रांग हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रेसिडेंसी के अंदर मुस्लिम लीग क्लियर पोजीशन पर आ चुकी थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में अलग इंडिपेंडेंट स्टेट मिलना चाहिए, जिसे पाकिस्तान कहा जाए। मुस्लिम लीग को लगता था कि यूनाइटेड इंडिया में मुस्लिम हमेशा पॉलिटिकल माइनॉरिटी बन के रहेंगे और उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, जिसमें यूनाइटेड बट फेडरल इंडिया का आइडिया दिया गया। लेकिन कांग्रेस और लीग दोनों इस प्लान से सेटिस्फाइड नहीं हुए। फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ गया कि अब इंडिया पर रूल कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। कम्युनल टेंशन भी बहुत बढ़ चुकी थी।
सिविल वार जैसे सिचुएशन से बचने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने प्लान अनाउंस किया जिसमें इंडिया का पार्टीशन का आइडिया एक्सेप्ट कर लिया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नेशन बना और 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंस हासिल किया। एक तरफ लोग खुशियां मना रहे थे और तिरंगा फहरा रहे थे, लेकिन दूसरे तरफ बंटवारा के कारण बहुत दंगे फसाद, मर्डर और माइग्रेशन भी हो रहा था। सभी कम्युनिटीज़ के लोग अपने पुराने घर छोड़कर नई जगह शिफ्ट हो रहे थे। इन सब में लाखों लोग अपना जान गंवा दिए और बहुत सारी फैमिलीज बिखर गई। इस पूरे जर्नी को देख के समझ आता है कि आज़ादी हासिल करना एक सिंपल या आसान काम नहीं था। और इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें।